बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम प्रोबेबिलिटी की जो मुख्तलिफ डिफिनेशंस हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले है क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, क्लासिकल डिफिनेशन में हमारे पास हम जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाह रहे होते हैं तो सिंपली उसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं उसकी तादाद को हम जो टोटल सैंपल स्पेस में हमारे पास जो आउटकम्स की तादाद होती है उस तादाद पे हम डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम कहते हैं क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड पर आपके लिए इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल इफ अ सैंपल स्पेस has n equally likely and mutually exclusive events outcomes, यानी हमारे पास सैंपल स्पेस की जो तादाद है उसमें नंबर ऑफ आउटकम्स की तादाद जो है वो n है फॉर एग्जांपल, और इन n में से हमारे पास m जो है and m are favorable to the occurrence, और इनमें से m का चांस है आने का ऑफ एन इवेंट ए, किसी भी इवेंट ए जो है तो हमारे पास उसमें m ऐसे हैं जो फेवरेबल टू अकरेंस हैं। तो हमारे पास सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा। हमारे पास इवेंट ए की तादाद को हम डिवाइड करते हैं सैंपल स्पेस की तादाद से। तो हमारे पास इवेंट ए की जो तादाद है वो हमारे पास आ गए वो m है, और सैंपल स्पेस की जो तादाद है वो n है। अच्छा, ये डिफिनेशन जो है ये हमारे पास लेप्लास ने प्रेजेंट की, लेप्लास प्रेजेंटेड बाय लेप्लास। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमारे पास कुछ शॉर्टकमिंग्स है। शॉर्टकमिंग ये कि ये डिफिनेशन हमारे पास तब वैलिड होगी जब हमारे पास जो आउटकम होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे। तो हमारे पास आम रूटीन में इवेंट्स जो होते हैं वो इक्वली लाइकली नहीं होते। इक्वली लाइकली इवेंट्स जो होते हैं ये टॉसिंग ऑफ ए कॉइन या रोलिंग अ डाई या हम कोई कार्ड सेलेक्ट करते हैं प्लेइंग कार्ड से, तो इस किस्म के केसेस में तो ये डिफिनेशन वैलिड है। बाकी केसेस में जिसमें हमारे पास इवेंट इक्वली लाइकली ना हो तो ये डिफिनेशन वैलिड नहीं है। इसके बाद हमारे पास है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन हमारे पास इस तरह करते हैं कि दिस डिफिनेशन यूजेस द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अकरेंस ऑफ एन इवेंट ए। इवेंट है, मगर ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंट होगा, ये लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा ओवर ए लार्ज नंबर ऑफ टाइम। यानी इसमें हमारे पास एक्सपेरिमेंट जो होगा वो लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा, तो हम इसमें रिलेटिव फ्रीक्वेंसी मालूम करेंगे। हमारे पास इसमें इस तरह होता है कि फॉर एग्जांपल एक एक्सपेरिमेंट है वो बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट हुआ है वो एक्सपेरिमेंट, और उसमें एक हमारे पास एक ख़ास किस्म का इवेंट है वो एक परसेंटेज नंबर ऑफ टाइम अगर हुआ है, तो वो जो हमारे पास परसेंटेज है वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी हमारे पास। और इसको हम मैथमेटिकली लिखते हैं। हमारे पास ये देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है हमारे पास आएगा लिमिटिंग फॉर्म में, कि इसका मतलब ये कि हमारे पास एक्सपेरिमेंट लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल ये देख लें, हमारे पास मैथमेटिशियन जो थे कार्ल पियर्सन,
कार्ल पियर्सन ने हमारे पास कॉइन को टॉस किए 24,000 टाइम। नंबर ऑफ टाइम हमारे पास उन्होंने कॉइन को टॉस किए। देखें 24,000 एक बहुत बड़ा नंबर है। तो उन्होंने ऑब्जर्व ये किया कि इसमें 1212 यानी 1212 टाइम्स हमारे पास इसमें हेड अपीयर हुआ है। तो इससे इन्होंने अंदाजा लगाया कि हमारे पास जो हेड की प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारे पास यानी 50%, ये देखिए 50% हमारे पास जो है वो हेड है। तो यहाँ से इन्होंने ये कैलकुलेट किया कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड होगी वो हमारे पास राउंड अबाउट 0.5 के बराबर होती है। तो इस डिफिनेशन में हमारे पास ये शॉर्ट कमिंग है कि हमारे पास इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा दफ़ा होगा, यानी इसमें हमारे पास लेबर वर्क टाइम कॉस्ट इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास ये होगा, क्योंकि जब तक एक एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा दफ़ा नहीं होगा तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते। अच्छा, इसका दूसरा नाम है पोस्टेरियर डिफिनेशन। इसको हम कहते हैं पोस्टेरियर डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसको हम पोस्टेरियर डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसमें हम प्रोबेबिलिटी जो कैलकुलेट करते हैं आफ्टर कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट कंडक्ट होता है उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसको हम दूसरा नाम इसका है पोस्टेरियर डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कोलमोग्रो जो एक स्टैटिस्टिशियन है उन्होंने कुछ एक्सियम प्रोबेबिलिटी पे लगाई हैं, क्योंकि ये देखिए इन दो डिफिनेशन हमारे पास कुछ ना कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। एक क्लासिकल डिफिनेशन में हमारे पास ये शॉर्ट कमिंग है कि इसमें हमारे पास जो इवेंट होंगे वो इक्वली लाइकली होंगे, तो ये आम रूटीन में पॉसिबल नहीं है। और हमारे पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन है इसमें ये शॉर्ट कमिंग है कि इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा तादाद में हम रिपीट करेंगे, उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो ये भी हमारे पास कॉस्टली भी है। ये हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है, ये हमारे पास कोलमोग्रो ने पेश किए। उन्होंने इस तरह किया कि कुछ एक्सियम हमारे पास कुछ ऐसे रूल या प्रिंसिपल होते हैं जो ज़्यादातर लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सियम मीन्स अ रूल प्रिंसिपल दैट मेनी पीपल एक्सेप्ट एज अ ट्रू। तो उन्होंने कुछ एक्सियम लगाए, इसलिए इसका नाम एक्सियोमेटिक डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले तो हमारे पास एक्सियम नंबर 1 ये है कि किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में रह करेगी, यानी 0 से कम प्रोबेबिलिटी नहीं होगी और 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। इसके बाद हमारे पास इस एक्सियम 1 के मजीद कुछ हमारे पास दूसरी बात यह है कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए ये 0 होगी जब हमारे पास ए इम्पॉसिबल इवेंट होगा। अच्छा, और हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 1 होगा उस केस में जब हमारे पास इवेंट ए जो होगा वो श्योर इवेंट होगा। उस केस में हमारे पास इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी 1 की इक्वल होगी। अच्छा, इसके बाद एक्सियम 2 हमारे पास ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो होगी वो 1 की इक्वल होगी। क्योंकि देख ले क्लासिकल डेफिनेशन भी देख लें, हम जिस चीज़ की प्रोबेबिलिटी मालूम करेंगे उसकी तादाद को सैंपल स्पेस की तादाद से डिवाइड करेंगे। तो इस केस में भी हम इन्होंने ये बताया कि हमारे पास एक्सियम 2 इस तरह होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस जो होगी वो 1 की इक्वल होगी। एक्सियम 3 इन्होंने डिफाइन किए। एक्सियम 3 के मुताबिक अगर ए और बी हमारे पास ए एंड बी दो ऐसे इवेंट है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो होगा वो इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के।
ये हमारे पास तीनों डिफिनेशन है, तीनों किस्म के अप्रोचेज हैं। ये देख लें, सबसे पहले हमारे पास लेप्लास ने क्लासिकल डिफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पेश की। उन्होंने ये बताया कि जिस चीज़ की भी हम प्रोबेबिलिटी मालूम करना चाहेंगे उसकी तादाद को हम सैंपल स्पेस की तादाद नंबर ऑफ हमारे पास आउटकम्स है उससे डिवाइड करेंगे तो उस चीज़ के हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसके बाद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिफिनेशन जो है, इसमें हमारे पास ये होगा कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा दफ़ा रिपीट होगा, तो जितनी दफ़ा रिपीट होगा और एक ख़ास किस्म का इवेंट है वो एक परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ टाइम जो है वो रिपीट होगा, तो वो परसेंटेज हमारे पास उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी होगी। जिस तरह मैंने यहाँ पे मिसाल दी कि पियर्सन ने हमारे पास कॉइन को 24,000 दफ़ा टॉस किया, 24,000 टाइम्स, और उन्होंने ये ऑब्जर्व किए कि 1212 दफ़ा हमारे पास हेड आया है। तो यहाँ से उन्होंने यहाँ अंदाजा लगाया तकरीबन 50% टाइम जो हमारे पास हेड आ रहा है, तो यहाँ से उन्होंने ये कैलकुलेट किए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड जो है 0.5 के बराबर है। तो इसमें एक हमारे पास जो शॉर्ट कमिंग ये कि एक्सपेरिमेंट अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट होगा। इसके बाद एक्जिमेटिक, ये हमारे पास मॉडर्न टेक्निक है, मॉडर्न अप्रोच है, ये कार्बोग्रोन ने पेश किए, जो हमारे पास उन्होंने कुछ एक्सिम लगाए हैं कि हमारे पास किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इन एक्सिम को फॉलो करेगा तो वो हमारे पास सही होगा। तो सबसे पहले हमारे पास एक्सिम नंबर 1 जो है वो ये कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो होगी किसी भी इवेंट की वो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान में करेगी। 0 उस केस में होगा जब ये इम्पॉसिबल इवेंट होगा। हमारे पास कोई इवेंट इम्पॉसिबल होगा तो हमारे पास फॉर एग्जाम्पल इम्पॉसिबल इवेंट जो मैंने पहले से आपको बताया था डिफिनेशन में, इम्पॉसिबल इवेंट इस तरह है कि अगर आपसे कोई ये कहे कि हमने एक डाई रोल किया, लडो को जो चक्का होता है वो हमने रोल किए, और आपसे कोई ये कहे कि 7 की प्रोबेबिलिटी मालूम करें, तो अब 7 तो नहीं आ सकता क्योंकि या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा या 5 आएगा या 6 आएगा, 7 नहीं आ सकता, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। तो हमारे पास इस केस में उसकी प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर होगी। और कोई इवेंट श्योर इवेंट होगा जो 100% श्योर होगा तो उसकी हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो होगी वो 1 की इक्वल होगी। वैसे हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी। एग्जाम नंबर 2 के मुताबिक सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल स्पेस इक्वल टू 1 होगी। ये बात हम प्रूफ करेंगे, ये तमाम एग्जाम जो है ये हम प्रूफ भी करेंगे। एग्जाम नंबर 3 है कि अगर ए और बी आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें इंटरसेक्शन 0 के बराबर होता है। ये देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास 2 इवेंट है, ए और ये इवेंट बी है, तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी जो है वो नहीं होगा, दोनों हमारे पास इंटरसेक्शन नहीं होगा। इस किस्म के इवेंट में अगर आपसे कोई ये कहे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बिलोंग बी मालूम करें तो वो हमारे पास बराबर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, ये नोट कर लें। शुक्रिया।